हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं प्रदीप यादव और हम डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर आपका 176। देखिए, पहला क्वेश्चन को रीड करेंगे। वो कहता है द ए फैमिली स्पेंड 20% ऑफ द मंथली इनकम। आगे कहता है इनकम ऑन द हाउस रेंट आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द फैमिली स्पेंड 50%। देखिएगा किस पर? और 20% चिल्ड्रन एजुकेशन पर। इफ द आफ्टर डूइंग सो द मंथली सेविंग 6600, देन व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। एक परिवार अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर खर्च करता है, 50% और 20% बच्चों की शिक्षा पर। तो 20% तो बच्चों की शिक्षा पर और 50% घरेलू खर्च पर खर्च करता है। ऐसा करने के बाद परिवार की मासिक बचत जो है वो 6600 है। तो परिवार की कुल मासिक आय कितनी थी? तो सबसे पहले आपको समझना है कि देखिए, सबसे पहले खर्च, देखिए इनकम होगी तभी खर्च होगा। तो हम कह सकते हैं कि उसकी इनकम कितनी थी? 100 थी। 100 में से वो 20% खर्च कर देता है। तो मैं कह सकता हूं कि यदि 100 में से 20% खर्च हो जाता है तो कितना रहा होगा? 80%। मगर 80 में से वो खर्च करता है 50% घरेलू खर्च पर और 20% खर्च करता है वो बेटा बच्चों की शिक्षा पर। तो हम कह सकते हैं कि 70% खर्च हो गया। किस में से? 80 में से 70 खर्च हो गया तो बचा कितना? 80 का 30%। अब 80 का 30%, 80 का 30% जो होगा कितना होगा? 24 होगा। तो मेरे हिसाब से बचत कितनी है? 24 है। क्यों? क्योंकि मैंने मानी इनकम कितनी है? 100 है। तो अब मेरे हिसाब से 24 है और सवाल में जो दे रखी है वो 6600 रुपए दे रखी है। तो मैं कह सकता हूं, जब इसे देखिए 6 से डिवाइड करूं तो यहां कितना आएगा? 4 आएगा। और यदि मैं 6 से डिवाइड इधर करूं तो कितना आएगा? 1100 आएगा। तो 4% इक्वल टू कितने? 1100 के। और मैंने टोटल इनकम मानी है 100 बेटा। और जब 100 मानी तो इधर भी गुणा किससे कर दूं? 25 से। और इधर भी गुणा किससे कर दूं? 25 से। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर बन जाएगा 100, क्योंकि मैंने 100 इनकम मानी है। और इधर कितना जाएगा? जब 11 की 25 से गुणा होगी तो कितना आएगा? 700। देखिए 275 और 2 जीरो और थे बेटा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल मेरे हिसाब से इनकम कितनी होगी? 27,500। और यही आपसे पूछा गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 65% ऑफ द समिता इनकम इज इक्वल टू 91 ऑफ भैरव। आप कहते हैं समिता इनकम वाज, देखिए 1500 मोर देन व्हाट इज, एंड भैरव इनकम इज 500 मोर देन। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द समिता एंड भैरव? देखिए कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। व्हाट इज द एक्चुअल कंबाइंड इनकम समिता एंड भैरव? तो आपसे ये कहा गया है समिता की आय का 65% और भैरव की आय का 91% बराबर है। समिता और भैरव की, देखिए समिता की आय कितनी ज्यादा होती? 1500 रुपए ज्यादा होती। और भैरव की आय कितनी ज्यादा होती? 500 रुपए ज्यादा होती। तो इन दोनों के बीच का अनुपात कितना होता? 3:2 होता। तो समिता और भैरव की वार्षिक आय का योग बताइए बेटा। तो पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। अब देखिएगा, उसने कहा है समिता की जो आय है, जो समिता की जो आय है उसका कितना? समिता की आय का 65% बराबर है भैरव की आय का 91%। अब देखिए यदि मैं आपका कहूं बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं। 13 से काटिए बेटा, 13 से कटेगा तो कितनी बार? 5 बार। और इधर 7 बार। तो आप बताइए समिता और भैरव की, क्योंकि भैरव को इधर नीचे ले आएंगे, तो इनकी आय का अनुपात कितना होगा? 7:5। तो मैं कह सकता हूं यदि समिता और भैरव किस अनुपात में पैसा कमाते हैं, या उनकी आय का अनुपात कितना है? 7:5। लेकिन अब क्या कहा गया है? वो कहता है कि समिता और भैरव की जो भी आय थी उनमें से यदि इसकी आय कितनी ज्यादा होती? 1500 रुपए ज्यादा होती। इसकी आय जो होती वो कितनी ज्यादा होती? 500 रुपए ज्यादा होती। तो ये वाला अनुपात ये ना होकर कितना होता? 3:2 होता। तो मैंने आपसे कहा ये एक रेशियो पहले कुछ और था, बाद में कुछ और बन जाता है, मगर कैंडिडेट वही रहते हैं जो समिता और भैरव है। अब इसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 14 आएगा। और इसकी से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 15 आएगा।
ये मेथड तभी लगेगा जब कोई ऊपर रेशियो अलग है और बाद में रेशियो अलग है और वही व्यक्ति होने चाहिए जो पहले थे। अब देखिए मुझे निकालना उनकी इनकम, तो मुझे ये रेशियो की जरूरत है क्योंकि इसकी वैल्यू, जो चीज निकाली जाएगी वो वैल्यू इसमें रखी जाएगी, तो हम इस रेशियो को नहीं छुएंगे। तो दूसरा रेशियो 3:2 है, तो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे करेंगे, तो 500 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखिएगा किससे, 3 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1500। और बेटा 2 की मल्टीप्लाई 1500 करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 3000। तो आप कह सकते हैं जो ऊपर वाली की मल्टीप्लाई का अंतर और नीचे वाली मल्टीप्लाई का अंतर का समान रेशियो आएगा बेटा। तो मैं कहूंगा 15 में से 14 गया, बड़े में छोटा घटाएंगे तो 15 में 14 गया, 1 बचा, और नीचे कितना बचा है बेटा 3000 में से 1500 जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1500 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि मेरी एक वैल्यू कितने के बराबर है, 1500 के बराबर है। तो हमसे अब एक की वैल्यू वहां रख दीजिए जो भी आपसे पूछा है। मतलब आपसे पूछा है कि दोनों की संयुक्त इनकम कितनी थी, तो 7 और 5 कितना होता है 12। तो यदि मैं 12 से गुणा इधर कर दूं तो 12 से गुणा इधर कर देंगे, तो 1500 में मैं जब 12 से गुणा करूंगा तो आप ये बताइए कितना आएगा, 18000 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि दोनों की संयुक्त आय कितनी है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले है क्वेश्चन को रीड करना और जो उसके डाटा है उसके अनुसार सवाल को कंप्लीट करना। तो यही आपसे पूछा गया था, 18,000 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए इन द इलेक्शन, एक चुनाव है जिसमें कैंडिडेट, देखिए कैंडिडेट गोट 73 वोट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक बट मेजोरिटी ऑफ 1426 वोट्स। अब इफ द 20% वोटर आर इनवैलिड, तो कहता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, बेटा जितने वोट डाले गए थे बेटा आपसे यहाँ। तो आपसे कहता है कि एक चुनाव में 73% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार देखिए 1426 मतों से निर्वाचित हो जाता है। अब कहता है यदि 20% ऐसे वोट हैं जो अवैध हैं बेटा, तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करिए। तो पहले सवाल को आराम से रीड करिएगा। पहले आप देखिएगा, तो पहले कोई वोट होंगे तभी तो बेटा डाले जाएंगे। तो हमने मान लिया वोट कितने थे, 100 थे। अब 100 में से 20% ऐसे वोट हैं जो इनवैलिड हैं बेटा, इनवैलिड हो जाएंगे बेटा। आगे कहता है देखिएगा, अब इनवैलिड इसमें से 20 हो गए तो बचा कितना 80। अब 80 के अंदर मेरे हिसाब से जीतने वाला 73% प्राप्त करता है और हारने वाला 27% प्राप्त करता है। तो हम कह सकते हैं देखिए ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है, तो इन दोनों के जो बीच का अंतर होगा बेटा वही जीत और हार का मार्जिन होगा। तो मेरे हिसाब से दोनों का अंतर कितना है 46%, और ये 46 किसका 80 का। तो मैं कह सकता हूं कि 80 का 46% जीत और हार का मार्जिन है, और मेरे हिसाब से ये है। और सवाल में कितना दे रखा है 1426 बेटा। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 0 आएगा, 2 0 आ जाएंगे, इस 0 से ये काटिए, 2 से काटिए 4 बार कटेगा और ये 5 बार। अब आप जानते हैं यदि आप 46 से इससे डिवाइड करें तो पहले 3 बार जाएगा फिर 1 बार चला जाएगा। अब जो डाटा आपका बचा है उसके साथ अब देखिएगा क्या बचा है 4/5 और बराबर कितने के बेटा 31 के। तो हम इसको इधर लेके जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि 4 की वैल्यू कितनी आएगी 5 और 15, तो 155 आ जाएगी बेटा। तो 4 = 155 बेटा। अब देखिएगा अब तुमसे पूछा है टोटल बेटा, तो टोटल मेरे हिसाब से कितने थे 100 थे। अब देखिएगा 100 थे, अब 100 की वैल्यू निकालूं तो यहां गुणा किससे कर दूंगा बेटा आप बताइएगा 25 से, और इधर भी गुणा किससे हो जाएगी 25 से। तो इधर तो आ जाएंगे टोटल वोट कितने बेटा 100, और इस 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखिए गुणा करा एग्जाम में गुणा नहीं की जाती है, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ 15 है और यहाँ 2 है, तो हम कहेंगे यदि 15 2 जाते करेंगे तो 30 से ऊपर ही आएगा, और जब 30 से ऊपर आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर आपका बी है, या आंसर नंबर डी है। अब एक बात बताइए बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका लास्ट नंबर 4 है और हम ही जानते हैं इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 5 ही बनेगा। 5 5 जा, देखिए गुणा करेंगे तो 55 होगा, लास्ट का अंक आएगा, तो इसका एक ही आंसर बचता है जो कौन सा होगा 3875, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इसमें गुणा करना चाहते हो गुणा करिए, यही आएगी गुणा करके भी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, वो कहता है द मंथली इनकम एक पर्सन कितनी बेटा 80,000 और उसका जो खर्च है वो कितना है 45,000। तब कहता है नेक्स्ट इनकम कितनी परसेंट इंक्रीज हो जाए 16% इंक्रीज हो जाए, और उसका खर्च है वो भी कितना बढ़ जाए 8%। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। देखिएगा
सेविंग। देखिए फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग, आपसे ये पूछा गया और दशमलव में पूछा गया है, 2 अंकों तक आपसे पूछा गया है। तो एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 थी, उसका मासिक खर्च कितना है 45,000 था। अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ जाती है तो खर्च 8% बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा गया उसकी बचत में वृद्धि कितनी होगी और दशमलव के 2 स्थान तक बताना है बेटा आपको। तो आप बताइएगा, मैं आपसे कहूं कि आय कितनी थी बेटा, तो आय जो थी, इनकम जो थी 80,000 थी बेटा, 80,000 थी, और उसमें से उसकी खर्च कितना है बेटा 45,000 है। अब 45,000 जो खर्च है तो बाकी क्या बचेगा, बचत ही तो होगी बेटा। तो बचत कितनी होगी, जब 45,000 खर्च हो गया तो मैं कह सकता हूं कि 35,000 बचेगी। अब एक बात बताइए, वो कहता है कि आय बढ़ जाए 16%, तो इसका 16% बढ़ाएंगे हम, तो जो भी थी उसका 16%, तो 16% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, और जब 16 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा 12,800। तो हम कह सकते हैं कि जो भी उसकी इनकम थी उस इनकम से कितनी इनकम बढ़ जाती है 12,800, लेकिन खर्च भी बढ़ता है बेटा। तो खर्च जो है वो कितना परसेंट, 8% बढ़ता है केवल। तो 8% किसका, 45,000 का, तो 8% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा बेटा 3600। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं यदि इनकम बढ़ी है 12,800, बस केवल खर्च बढ़ा है 3,600, तो बाकी रुपए किस में गए होंगे, वो सेविंग में ही तो गए होंगे। तो यदि मैं इन दोनों को घटाऊं तो आप कह सकते हैं कि 9,200। तो 9,200 क्या है बेटा, इसका मतलब यह है 9,200 ज्यादा बचेंगे पहले वाले से। तो पहले वाली बचत कितनी है 35,000, तो 35,000 से 9,200 बच जाएंगे, क्योंकि 16% इनकम बढ़ी थी और 8% केवल खर्च बढ़ा है। तो आप एक बात बताइए, आपसे ये पूछता बचत कितनी है तो आप आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, बचत का परसेंटेज कितना बढ़ा। तो आप कहेंगे कि 9,200 बचत बढ़ी है कितने से, 35,000 से। अब 35,000, अब देखिएगा और गुणा किससे कर दें बेटा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। अब देखिए सोल्व करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से और जीरो काट देंगे। अब देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना आएगा बेटा 1, देखिए 1 बार, फिर 8 और फिर 4, और नीचे 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। और यदि मैं इसे डिवाइड करूंगा तो पक्का 2 बार डिवाइड होगा, फिर बचा 44, पक्का 6 बार जाएगा। तो आपको लगता है 26 कहाँ आता है, यही तो है बेटा, और 26 के आगे आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, हमको ये पता है यही आएगा, क्योंकि ऑप्शन में यही आंसर होगा। अब इतना करने के बाद आंसर आप मार सकते हैं, इसका मतलब पहली बचत से अगली बचत कितनी बढ़ जाएगी 26.29% बेटा, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए जय स्पेंड 50% ऑफ मंथली इनकम ऑफ द क्रॉकरी एंड बिल्स पर, और 20% ऑफ मंथली इनकम किस पर, बाय क्लोथ्स पर, और 5% मेडिसिन पर, और वो कहता है उसका रिमेनिंग अमाउंट कितना है 12,500। ही सेव व्हाट इज जे मंथली इनकम बेटा। वो कहता है जय जो है अपनी मासिक आय का 50% किराने पर खर्च करता है और बिल पर खर्च करता है, और 20% कपड़ों पे खर्च करता है, और 5% जो है वो दवाइयों पर खर्च करता है। आगे कहता है उसके पास 12,500 रुपए की राशि बच जाती है, तो उसकी मासिक आय कितनी थी। तो पहले सवाल को एक बार रीड करिए अच्छी तरह से, फिर देखते हैं। देखिए मासिक आय कितनी थी हमने नहीं पता, तो हम मान सकते हैं उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए 100% मान लो या 100 मान लो, बात कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 100%। लेकिन वह 50% जो खर्च कर देता है वो किस पर, किराने पर और बिल पर खर्च कर देता है। तो 50% यहाँ चला गया इनकम का, और 20% वो खर्च कर देता है कपड़ों पर, और 5% खर्च करता है बेटा वो मेडिसिन दवाइयों पर। तो हम कह सकते हैं कि उसका खर्च कितना हुआ 75%। तो हम कह सकते हैं कि 100 में से 75 खर्च हो गया, तो 100 में से कितना बचा होगा 25%। अब 25% मेरे हिसाब से बचता है, मगर सवाल में बचा हुआ कितना है 12,500 बेटा। अब एक बात बताइए, 25 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार, यहां तो एक बार कटेगा, और यहां कितनी बार कटेगा देखिएगा 5 बार बेटा। तो हम कह सकते हैं कि 1% का मान कितने के बराबर 500। तो आपसे पूछा क्या गया है उसकी देखिएगा टोटल बेटा, टोटल कितनी मानी है 100, और 100 की वैल्यू कितनी जाएगी 50,000 आपका, यही इसका आंसर हो जाएगा। और यही आपसे
पूछा गया था, मासिक आय, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 12% और डिनोमिनेटर कितना बेटा, वो कहता है रिड्यूस 8%, तो न्यू फ्रैक्शन कितना होगा 16/17। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, आपसे पूछा गया है। तो कहता है किसी भिन्न के अंश में कितने परसेंट की 12% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन हर में 8% की कमी हो जाती है, और ऐसा करने पर जो नई भिन्न प्राप्त होती है 16/17 प्राप्त होती है। तो आपका मूल भिन्न बताइए, फ्रैक्शन बताइए। तो आप जानते हैं फ्रैक्शन बराबर क्या होता है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो अब एक बात बताइए, भिन्न क्या होता है, एक अंश होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अंश होता है, अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर होता है। तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, x और y। तो आप मुझे बताइए कोई भी नंबर अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100% होता है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप में 100 होगी, मगर 100 से कितना ऊपर जाती है, 12%। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई बेटा, 112%। बढ़ तो गई 12%, मगर हो कितनी गई, 112%, और इसकी वैल्यू 8% कम हो जाती है बेटा। तो आप बताइए 100 में से 8 गएंगे तो कितना बचेगा, 92। तो आप बताइए ये x का 112% हो जाए और y का कितना हो जाए, 92 हो जाए, तो मान बदलेगा। अब मान बदलने के बाद क्या हो जाता है, 16/17 हो जाता है। अब देखिए साफ साफ दिखता है कि 16 से ये वैल्यू कट जाती है कितनी बार, 7 बार। अब और तो वैल्यू कटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 17 है, ये कटता नहीं इससे, और ये भी इससे नहीं कटेगा। तो यदि मैं x/y की वैल्यू निकालूं तो ये उधर चला जाएगा 92। अब परसेंटेज से परसेंटेज तो पहले ही काट सकते हैं आप, तो यहाँ क्या आएगा 92, और इधर क्या आ जाएगा बेटा 70 गुणा 7, और यही आपका फ्रैक्शन आ जाएगा बेटा जो आपका पूछा गया था। तो ऊपर 92 आएगा और नीचे क्या आएगा 119 आ जाएगा। आपका यही आपसे पूछा है, उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, क्योंकि ओरिजिनल हमने x/y माना था, और यही इसका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ना है बेटा। देयर आर 3 नंबर्स, एक p है, q है, r है। अब वो कहता है 30% ऑफ p इक्वल टू 15% ऑफ q। अब आगे कहा 20% ऑफ q इज इक्वल टू 10% ऑफ r बेटा। तो व्हाट परसेंटेज r इज मोर देन p बेटा। उसने कहा 3 संख्या हैं जिसमें p है, q है और r है। p का 30%, q का 15% के बराबर है, और q का 20% और r के 10% के बराबर है। तो आपसे कहता है rp से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहली लाइन देखिए क्या कहा, p का कितना परसेंट, 30%, और आगे कहता है q का कितना 15%। अब वो दोनों देखिए क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो यदि हम 15 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, और बराबर q का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए p/q का हम रेशियो निकाल लें यहां से, तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। तो आगे ये तो फर्स्ट होगी कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या कहा, q का कितना 20% इक्वल है r के 10% के बेटा। तो हम कहें इनका भी रेशियो निकालें तो 10 से कट जाएगा 2 बार। तो अब देखिए q और p का r का रेशियो निकालें तो यहां बताइए कितना आएगा, q/r, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो आपके पास दोनों रेशियो हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी बेटा। तो आप देखिए ऊपर किसका था, p और q का था, और नीचे किसका था, q और r का था। तो इन दोनों का कितना था बेटा 1:2, और इन दोनों का कितना था 1:2 बेटा। अब यही दिया गया है, तो देखिए हम तीनों को एक साथ निकालें तो यहां कुछ नहीं लिखा तो यहां 1 लिख सकते हैं, और यहां कुछ नहीं लिखा तो इसके पीछे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो स्थान खाली पड़ा है उससे पिछले वाले से भरा जाएगा, अगले वाले से भरा जाएगा। अब दोनों की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। तो अब एक बात बताइए, p/q/r का रेशियो मिला नहीं मिला, अनुपात मिला, पर अब जो पूछा गया है वो बता दीजिएगा। पूछा है p से किससे, p से r कितना प्रतिशत अधिक और कम की बात करें तो वो अंतर होता है, तो नीचे तो p रखेंगे, और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 की इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो नीचे बताइए p की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, और ऊपर इन दोनों का अंतर आएगा, क्योंकि अधिक और कम की बात करें तो दोनों का डिफरेंस आता है बेटा। तो देखिएगा r और p का अंतर कितना है, r और p का अंतर 3 है, तो ऊपर 3 लिख देंगे और गुणा किसका कर देंगे 100 का, और यही आपसे पूछा गया है। तो आप बताइए कितने परसेंट आएगा, 300% आएगा।
बहुत अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से बेटा। तो आप कह सकते हैं 300 आपका परसेंटेज आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक चुनाव होता है लोकसभा का इलेक्शन, पार्टी ए 30% बेटा, पार्टी जो ए है 30% वोट प्राप्त करती है और पार्टी बी जो है 25% ऑफ टोटल वोट्स, मतलब 25% टोटल वोट प्राप्त करती है और पार्टी सी जो है जो बचे वोट है उसे प्राप्त करती है। आगे कहता है दे गोट 9,000 मोर वोट्स पार्टी ए बेटा, फाइंड द नंबर्स ऑफ द वोटर्स पार्टी बी। तो अब आगे क्या कहा, एक देखिए लोकसभा का चुनाव था जिसमें दल ए है, पार्टी ए है जो 30% मत प्राप्त करती है और पार्टी बी जो है वो 25% मत प्राप्त करती है और जो बच जाते हैं वो पार्टी सी को प्राप्त होते हैं। आगे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा आगे कहता है ए से कितना 9,000 वोट अधिक मिलते हैं किसको, सी को बेटा, और बी दल को मिलने वाले, बी पार्टी को मिलने वाले टोटल वोट्स। एक बार सवाल को रीड करिए अपने हिसाब से, तो आप कहेंगे इलेक्शन हुआ होगा तो आप बताइए टोटल वोट तो कोई ना कोई होंगे, तो हम मान सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि 100% की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उसमें से ए को प्राप्त हुए बेटा, ए को प्राप्त हुए बेटा कितने 30% वोट, और बी को जो प्राप्त हुए बेटा 20% वोट, 25% वोट बेटा, 25% वोट। तो वो कहता है सी को जो बचे वोट है तो 30% यहां चले गए और 25% यहां चले गए, तो यहां कितना बचा होगा बेटा 45%। अब ये वोट है मगर एक तुलना दी है, वो कहता है पार्टी सी को शेष मत प्राप्त हुए और उसे बेटा पार्टी बी से कितने 9,000 अधिक मत प्राप्त हुए। इसका मतलब पार्टी सी और पार्टी ए के बीच का अंतर जो है वो 9,000 वोटों का है। तो आप बताइए कितना है, मेरे हिसाब से 15%, और सवाल में जो दिया है वो 9,000 दिया है। तो अब एक बात बताइए 15% बराबर 9, तो 15 से हम इसको काटेंगे तो 1% बराबर कितने का आएगा 600 के आएगा, नहीं आएगा बेटा। तो 1% इक्वल टू 600। तो आपसे टोटल वोट कितने माने थे 100, तो यदि मैं 100% की वैल्यू निकाल लूं तो ये आपका आ जाएगा 60,000 वोट बेटा। तो आप बताइएगा यदि आपसे ये पूछा जाए 60,000 वोट टोटल थे मगर टोटल वोट नहीं पूछे हैं, आपसे पूछा पार्टी सी को प्राप्त होने वाले वोट कितने थे, तो पार्टी सी को कितने बेटा 25, तो 25% निकाल सकते हैं बेटा। 60,000 का 25% कितना होता है बेटा, तो सीधा सीधा दिखता है कि देखिएगा 25 6 कितना होता है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि पार्टी सी को बी को जो प्राप्त हुए वो 15,000 वोट प्राप्त हुए, और यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक गांव में, देखिए एक गांव में 20%, एक गांव में देखिएगा एक रोग से, मलेरिया रोग से बेटा 20% मौत हो जाती है। अब उस दहशत के कारण बेटा बचे हुए निवासी जो हैं वो 30% गांव छोड़कर चले जाते हैं, गांव छोड़कर चले जाते हैं। अब गांव में जो बची जनसंख्या है, गांव में बची संख्या कितनी है बेटा 12,000 है। तो आरंभ में निवासियों की संख्या क्या थी, अब देखिएगा, और उत्तर पूर्ण संख्या में ज्ञात करिए। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो पूर्ण संख्या नहीं आएगी, तो उसके जो पूर्ण संख्या में आंसर बताना है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कितने थे बेटा, हमें नहीं पता, तो हम मान सकते हैं कि टोटल निवासी कितने थे 100 थे, और 100 में 20% बेटा मौत हो जाती है मलेरिया से। इसका मतलब 20% व्यक्तियों की मौत हो जाती है, तो बचे कितने बेटा 20% जब खत्म होते बचे कितने 80%। मगर 80% का 30% ऐसे व्यक्ति हैं जो बेटा उसकी दहशत के कारण छोड़कर चले जाते हैं, तो ये भी चले जाते हैं। तो जो चले गए बेटा वो तो चले गए बेटा। तो 80 का कितना बचा है बेटा, 80 का मेरे हिसाब से बचा है 70%। अब 70% जब निकालूंगा तो आप निकाल सकते हैं बेटा, परसेंटेज हटेगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 56%। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यदि मेरे हिसाब से जनसंख्या 100 थी तो अब कितनी बची है बेटा 56 बची है, 56 बची है। मगर सवाल में कहा है कितना है बेटा 12,000 बचा है। तो अब एक बात बताइए 12,000, अब इसको मैं यदि 8 से काट दूं तो यहाँ कितनी बार जाएगा 7, और यदि आप 8 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा बना 150 आ जाएगा। तो 7 की वैल्यू कितने के बराबर 150 के, तो हमें किसका मान निकालना है 100 का। तो आप मुझे बताइए 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 150/7 हो जाएगा।
आप 100 की गुणा इधर करें तो इधर भी 100 की गुणा हो जाएगी, तो आप बताइए कितना आएगा 1500, सॉरी 2 जीरो जाएंगे तो 15,000 बटे कितना आ जाएगा बेटा 7। अब यदि हम इसकी वैल्यू काट दें तो ये पूर्ण तो नहीं आएगी, मतलब आपसे पूछा है उत्तर जो आना चाहिए पूर्ण संख्या में बता दीजिएगा जो भी आएगा। तो आप बताओ 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 14 होता है, बचा 1, 10 हुआ तो 7 ही करना 7 होगा। फिर बचा कितना बेटा 3, 7 चौक 28। तो अब एक पूरी गुणा नहीं करनी है, तो देखिए 2 1 4, 2 1 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आप कहेंगे 2 1 4 यही होगा। तो पूरी भाग करने से अच्छा है कि आप इसे देख के आंसर मार दें बेटा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जनसंख्या पहले कितनी थी, 21,428 थी, और यही आपसे पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा बेटा। उसने कहा ए जो है स्पेंड 65% ऑफ इन इनकम बेटा, इसका मतलब 65% इनकम का खर्च कर देता है। अब कहता है यदि इनकम जो है उसकी कितनी परसेंट बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, तो उसका खर्च भी कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। तो कहता है परसेंटेज, देखिएगा परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग बेटा। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, यदि 20% उसकी आय बढ़ जाए तो खर्च भी उसका कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। तो इस कारण उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बेटा। तो आप बताइएगा, उसने कहा 65% क्या खर्च करता है बेटा, खर्च करता है। अब एक बात बताओ, खर्च हो या बेटा सेविंग हो, किससे होती है, इनकम से होती है। तो मैंने कहा कोई इनकम होगी तभी तो बेटा खर्च कर पाएगा। तो यदि मैं आपसे कहूं परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा, और इसी को हम रेशियो बनाएंगे तो ऊपर क्या आएगा बेटा 13 और नीचे आ जाएगा 20। तो हम कह सकते हैं यदि उसकी इनकम कितनी हो 20 हो तो उसका खर्च कितना होगा 13 होगा। तो अब एक बात बताओ बेटा, यहां से मैं आपसे कहूं देखिए कितना आएगा, आय जो होगी बेटा, आय उसकी कितनी है 20 है, तो अब खर्च कितना होगा बेटा, ये रेशियो है मेरे हिसाब से 13 होगा। तो उसकी बचत कितनी होगी बेटा, सेविंग जो होगी आपकी यहां 7 रुपए होगी। ये एक मैंने रेशियो बना लिया। तो रेशियो क्यों बनाया, जिससे आपको बेटा सावधानी से गुणा भाग में दिक्कत ना हो। तो वो कहता है इनकम बढ़ी 20%। तो एक बात बताओ, रेशियो में तो कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेम वैल्यू होनी चाहिए। यदि मैं 2 जीरो इधर लगा लूं तो 2 जीरो इधर लग जाएंगे और 2 जीरो इधर लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये हुआ वैसे ही इसमें चेंज होंगे और वैसे ही इसमें चेंज होंगे, क्योंकि रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसने कहा इनकम कितनी परसेंट बढ़ गई, 20% बेटा। अब आगे कहता है और उसका खर्च कितना बढ़ा, 10%। तब एक बात बताओ 20% किसका, 2000 का, तो 20% 2000 का कितना होगा 400 रुपए। तो मैं कह सकता हूं जो पहले वो व्यक्ति कमाता था, जो भी व्यक्ति कमाता था उससे कितना ज्यादा कमाने लगा, 400 रुपए ज्यादा कमाने लगा। तो खर्च भी बढ़ा कितना 130, क्योंकि बेटा एक बात ध्यान रखिएगा 10% कितना होगा 130 होगा। तो अब एक बात बताइए, छोटी सी बात है, यदि उसकी इनकम बढ़ी 400 मगर केवल खर्च बढ़ा 130, तो जो अंतर होगा वो बचत का ही तो अंतर होगा। तो आप मुझे बताओ कितना ज्यादा है। तो अब बताइए दोनों का अंतर करेंगे 400 और 130 का, तो 270 का। तो मैं कह सकता हूं कि पहले जो भी बचत थी उससे आज बचत कितनी बढ़ जाएगी, 270 बढ़ जाएगी। अब बचत तो नहीं पूछा, बचत का परसेंटेज पूछा है, तो हम कह सकते हैं कि 270, देखिएगा सेविंग बढ़ी किससे 700 से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। तो आप बताइए कितना आएगा बेटा, मैं आपसे कहूं इतना परसेंट आएगा। अब ये परसेंटेज को हम भाग करेंगे तो 4 बार तो जा नहीं सकता है, तो कितनी बार जाएगा 3 बार। अब 3 बार बचा कितना बेटा 6, तो 8 और 0.7, यही इसकी सेविंग बेटा परसेंटेज आ जाएगी, और यही आपका पहला आंसर हो जाएगा, और यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा द रेशियो ऑफ द नंबर्स, द रेशियो ऑफ द नंबर बॉयज एंड गर्ल्स का कितना रेशियो है बेटा, 5:2 है। इफ 87 देखिएगा बॉयज जो है और 80 गर्ल्स, वो कहता है पास इन एनुअल एग्जाम, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड एनुअल एग्जाम। एक कहता है कि स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। अब यदि वार्षिक पेपर में 87% लड़के पास हो जाते हैं और 80% लड़कियां पास हो जाती हैं, तो आपसे पूछा क्या है, अनुत्तीर्ण बेटा फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, छोटा सा सवाल है। तो मैंने कहा एक एग्जाम था जिसमें
5 लड़के हैं तो बेटा लड़कियां कितनी हैं? 2 हैं। अब इसको मैं परसेंटेज का फायदा ये है आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, बस सेम होनी चाहिए मल्टीप्लाई में आपको बेटा। तो आप बताइए यहाँ कितना होगा? 500 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 200 होगा, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हुआ। अब 0 0 काटोगे वही रेशियो आ जाएगा। अब उसने कहा इसका बेटा 87% लड़के जो होते हैं वो पास हो जाते हैं, तो बेटा ये फेल कितने होंगे? 13%, ये फेल होंगे बेटा। ऐसे ही लड़कियों के बारे में बताया गया 80% लड़कियां क्या हो जाती हैं? पास। तो बेटा फेल कितनी हुई होंगी? 20 हुई होंगी। तो ये पास हो जाती हैं लड़कियां, अब ये फेल हो जाते हैं। इस तरह के परसेंटेज के सवाल बहुत आते हैं भैया। अब बताइए आपसे पूछा है फेल होने का परसेंटेज, तो हम फेल की संख्या निकालें, तो आप जानते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 2 0 कट जाएंगे और 13 5 जा कितना होगा? 65। तो 65 बड़ा लड़के हैं जो फेल हो जाते हैं। अब ऐसे यहां 20% निकालेंगे बेटा तो कितना आएगा? 40। तो मैंने कहा यहां लड़कियों की संख्या जो फेल कितनी है? 40 है, और लड़कों की संख्या फेल की कितनी है? 65 है। तो हम परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल फेल कितने हो जाएंगे? 40 और 65 को जोड़ेंगे तो 105 आ जाएंगे। अब 105 बच्चे फेल होते हैं, जिसमें टोटल संख्या कितनी थी? 500 और 200, तो टोटल संख्या कितनी होगी बेटा? 700। तो आप कहेंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 0 से ये 2 0 काट जाएंगे, अब इससे हम भाग करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा 15% स्टूडेंट जो हैं स्कूल के अंदर फेल हो जाते हैं एनुअल एग्जाम के अंदर, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। और आपसे यही पूछा गया था, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 15% आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है और इस तरह के सवालों के लिए आप तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है बेटा, देखिए वो कहता है सपोज द कॉस्ट ऑफ द कार इंक्रीज 10%, आगे कहता है डिक्रीज 20%। अब देखिए ड्यू टू द सेम रीजन, देखिए सम रीजन इंक्रीज, फिर बेटा 15%। तो आपसे पूछता है द कॉस्ट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। बेटा एक कार है उसकी लागत 10% बढ़ जाती है, फिर से दोबारा से फिर 20% घट जाती है, फिर किसी कारणवश 15% फिर बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा गया है उसकी लागत में क्या परिवर्तन हुआ, कमी हुई या वृद्धि हुई। तो अब देखिएगा पहले क्या है, 10% कार की कीमत बढ़ी, तो 10% का आप जानते हैं रेशियो कितना होता है? 10 से कितना हो गया होगा? 11। तो यदि कार 10 की थी तो बढ़कर कितने की होगी? 11 की, तभी तो 10% इंक्रीज कहलाएगा। अब आगे कहता है फिर देखिएगा फिर उसकी कीमत कितने परसेंट घट जाती है? 20%। तो जब 20% होगा तो 20 का रेशियो कितना होता है? 1/5 होगा। तो यदि 5 से फिर कितनी कीमत हो जाती है? 4 हो जाती है। फिर बेटा फिर उसकी बेटा इनकम बढ़ जाती है, सवाल में कहता है 15% फिर बढ़ जाती है। तो 15 को लिखेंगे बेटा 20, 3/20 हो जाता है, यही होगा। तो यदि 20 हो और 20 से बेटा कितनी हो जाती है? 23 हो जाती है। अब देखिएगा 3 हो गया नहीं, पहला बढ़ा फिर घट, फिर बेटा ये बढ़ती है और ये फिर घट जाती है, फिर ये इनकम बढ़ जाती है, फिर यह बढ़ जाती है बेटा यहाँ। तो आप देखिए यदि काट सकते हैं तो इसे 2 से काटिए बेटा, तो यहाँ 2 कटेगा तो यहाँ कितना आएगा? 5। क्रॉस काट सकते हैं, और यहाँ कितनी बार? 10 बार। अब मल्टीप्लाई करूं, देखिए 5 5 जा 25, और 25 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा? आप बताइए कितना आएगा? 250 आ जाएगा। और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब इससे करेंगे तो आप बताइए 33, और यहाँ कितना आएगा बेटा? 253 हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यदि कार पहले कितने की थी? 250 की थी, तो 3 बार पहले बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी बेटा, तो घटने और बढ़ने के बाद वो 253 की हो जाती है। तो आप बताइए वैल्यू कितनी बढ़ी है आपकी बेटा? 3, और 3 बढ़ी है किससे? 250 से। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसकी करते हैं बेटा? 100 की। अब देखिएगा 0 से ये 0 कट जाएगा, अब 5 से काट दीजिएगा बेटा 2 बार, और यहाँ 5 बार, तो ऊपर वैल्यू बचेगी 6 और नीचे बचेगी बेटा 5। और आप जानते हैं इसका मान कितना होता है? 1.2%। आप देखिएगा ये इंक्रीज है या डिक्रीज है बेटा? क्योंकि वैल्यू बढ़ी है तो ये इंक्रीज होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर इसका हो जाएगा 1.2% इंक्रीज वैल्यू बेटा। और यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? एक चुनाव होता है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट, देखिए राम सिंह और सोहन लाल। देखिएगा आगे कहता है द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स कितने हैं बेटा? 80,000, और 80%
ऑफ द टोटल वोट्स आर द पोल्ड बेटा, और इफ द 60% पोल्ड फेवर ऑफ द राम सिंह बेटा, हाउ मेनी वोट्स आर रिसीव द सोहन लाल। तो आपसे ये पूछा गया है बेटा, देखिए इलेक्शन का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा अब तक के कितने सारे क्वेश्चन इलेक्शन के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलेगा आगे, कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, राम सिंह और सोहन लाल थे बेटा। अब उनमें टोटल वोट कितने थे उस बेटा क्षेत्र के अंदर, 80,000 थे, और कुल मतों का 80% वोट ही मतदान हुआ। अब मतदान किए गए मतों में से 60% राम सिंह को वोट मिले, तो वो कहता है सोहन लाल को कितने वोट मिले। एक बार अपने आप से जरूर रीड करिएगा क्वेश्चन को बेटा। तो आप देखिए बताइए टोटल वोट कितने थे, 80,000 वोट थे। अब उनमें से मतदान कितने वोटों का हुआ बेटा, 80% का। तो आप कहेंगे एक बात बताइए, 80,000 का 80% पड़ा तो हम कह सकते हैं कितना होगा, 64,000 होगा बेटा। अब 64,000 में से 80% देखिए 60% कौन वोट ले जाता है, देखिएगा राम सिंह। तो बेटा हार देखिए दूसरे को सोहन लाल को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि 64,000 का 40% सोहन लाल को मिला, तो कौन बच्चा है जो गलती करेगा कि 64,000 का 40% निकालने में। परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, 0 6, एक जीरो और आ जाएगा बेटा, फिर 6 आएगा और फिर 25 बन जाएगा। तो आपसे यही तो पूछा गया था। तो सोहन लाल को टोटल वोट में से कितने मिले, 25,600 मिले, और यही आपकी आंसर हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा उसने कहा द मंथली इनकम ऑफ द पर्सन कितना 40,000 और द सेविंग कितनी है बेटा 25% ऑफ इनकम। अब कहता है इनकम इंक्रीज कितने परसेंट 15%, तो उसका खर्च 20% बढ़ जाता है। व्हाट परसेंटेज चेंज इन सेविंग बेटा। उसने कहा एक व्यक्ति की मासिक आय 40,000 थी बेटा, यदि वह अपनी आय का 25% बचाता है तो आय में यदि कितना बेटा 15% की वृद्धि हो जाए तो उसका खर्च भी 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान रखिए। एक बात बताइए कितने रुपए था, एक व्यक्ति की आय कितने रुपए थी 40,000 थी बेटा, इनकम कितनी थी 40,000। अब उसने साफ साफ कहा है कि 25% बचत करता है, तो बचत कितनी है बेटा 25%, तो 25% इसका कितना होगा बेटा, आप जानते हैं 25% इसकी बचत है, तो कितना होगा बेटा 10,000, क्योंकि आप 25% निकालेंगे तो 10,000 ही बचत होगी। तो आप बताइए 40,000 में बचाता कितना है 10,000, तो खर्च कितना होगा बेटा 30,000, क्योंकि आप जानते हैं इन दोनों का सम कितने के बराबर होना चाहिए 40,000 के बराबर होना चाहिए। आगे क्या कहा, यदि 25 देखिए आगे कहता है उसकी आय जो है बेटा इनकम जो है वो कितने परसेंट बढ़ जाए 15% बढ़ जाए, तो 15% जब बढ़ेगी तो बेटा किसका 40,000 का, तो 40,000 का बेटा 15% कितना होता है बेटा, कितना होता है 6,000। अब इसी देखिए आगे कहता है उसका खर्च भी बढ़ जाता है बेटा, खर्च कितना बढ़ता है बेटा 20%। अब 20% किसका बढ़ेगा कितने का 30,000 का, तो 30,000 का 20% कितना होता है बेटा 6,000। तो अब एक बात बताओ, यहां पर आपको दिखता है कि जितनी इनकम बढ़ी 6,000 इनकम बढ़ी उतना ही क्या बढ़ गया खर्च, तो ये दोनों पैरेलल है बेटा सेम आएंगे। इसका मतलब जितना उसने पैसा ज्यादा कमाया उसका खर्च भी उसके बराबर बढ़ गया, तो कहेंगे तो खर्च बेटा बचत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम कहेंगे जितनी बचत पहले थी उतनी बचत अब होगी। तुम्हारी बचत नहीं पूछी, बचत का परसेंटेज पूछा है, जब कोई चेंज ही नहीं होगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं 0% चेंज, और यही इसका आंसर आ जाएगा, यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इन ए टाउन 80% पॉपुलेशन एडल्ट बेटा। आगे कहता है द पॉपुलेशन ऑफ द मैन और वुमेन रेशियो कितना दिया है 2:3 दिया है। अब देखिएगा इफ द नंबर ऑफ द अडल्ट मैन कितना 1.2 लाख, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बेटा। एक शहर में 80% जनसंख्या वयस्क है। आगे कहता है उनमें से पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है
2:3 है, और उनमें से पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है बेटा, 1.2 लाख दे रखी है। तो शहर की कुल जनसंख्या ज्ञात करिए बेटा। तो आप बताइए, पहले शहर की जनसंख्या कुछ होगी, तो हमने माना कितनी थी, 100 थी। 100 में से अडल्ट कितने हैं बेटा, 80%। तो आप देखिए अडल्ट दे रखे हैं 80% दे रखे हैं बेटा, तो हम कहेंगे 100 का 80% कितना होगा, 80 होगा। अब उनमें से क्या कहा गया, पुरुष हैं और महिला हैं बेटा। अब उसमें से पुरुष और ये मेल है और ये फीमेल है, और दोनों का रेशियो कितना दिया है बेटा, 2:3 दिया है। तो आप कहेंगे 2 और रेशियो 3 बेटा, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। मेरे हिसाब से 5 है टोटल जनसंख्या है यहाँ मेरे हिसाब से अडल्ट, और सवाल में कितनी बेटा, मेरे हिसाब 80 है बेटा। तो आप बताइए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 16 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू जब 16 है तो बेटा 2 का मान कितना होगा, 32 होगा, 32 होगा, और 3 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 48 होगी। अब देखिएगा मेरे हिसाब से जनसंख्या 100 थी, उसमें अडल्ट कितने हैं बेटा, 80 हैं। 80 में से 32 तो आदमी हैं, और बेटा महिला कितनी है, 48 महिला हैं। मतलब मेरे हिसाब से 32 है, और सवाल में साफ साफ दे रखा है कितनी संख्या है बेटा, वयस्क की 1.2। तो आप कहेंगे 32 बराबर कितने के बेटा, 1.2 लाख के बेटा। आप बताइएगा, तो मैं 1 की वैल्यू निकालूं यहां से, तो क्या आएगा बेटा, 1.2/32। आगे आपसे कहता है, देखिए हमसे पूछा गया है, वो जरूरी है, शहर की जनसंख्या निकालनी है। तो शहर की जनसंख्या कितनी थी बेटा, 100 थी। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से गुणा इधर करेंगे, और 100 से इधर गुणा कर देंगे बेटा। अब बस सोल्व कर देंगे, तो पॉइंट हटेगा तो 1 0 आ जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा बेटा। अब देखिए 4 से काट सकते हैं, तो 4 से जब काटेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 3, और नीचे आएगा 8। तो आप बताओ 30 बटे कितना बचा, 8 बचा, और 30 बटे 8 का मान कितना होता है, 3.75। और यही किस में था बेटा, लाख में था, और यही आपका आंसर हो जाएगा। छोटी सी गुणा भाग है जिसमें आप आसानी से कर सकते हैं, और यही आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, आगे कहता है, देखिएगा, इन द सिटी 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर द मेल एंड फीमेल, जो बचे हैं बेटा। अब द रेशियो ऑफ द मैरिड मेल्स का रेशियो का दे रखा है, अननोन मैरिड मेल्स रेशियो दे रखा है 5:7, एंड द रेशियो ऑफ द मैरिड फीमेल, और देखिए नॉन मैरिड फीमेल रेशियो कितना है, 2:3 है। देन 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर मैरिड बेटा। उसने कहा है शहर की जनसंख्या में 60% पुरुष हैं और शेष जो है महिलाएं हैं। यदि विवाहित पुरुष और देखिए अविवाहित पुरुष के बीच का अनुपात 5:7 है, और विवाहित महिला और अविवाहित महिलाओं के बीच का अनुपात 2:3 है, तो आपसे पूछा गया है टोटल जनसंख्या में कितने विवाहित पर्सन है बेटा। तो आप देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, कोई जनसंख्या होगी तो मैंने आपसे कहा कि मान लीजिएगा उस पूरी जनसंख्या कितनी थी, 100 थी। 100 में से 60% तो बेटा क्या है, मेल है, तो रिमेनिंग कौन है बेटा, फीमेल होंगे। कितने परसेंट, 40%। तो देखिए 100 का 60% कितना होता है, 60 होता है, और 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। आगे कहता है, देखिएगा अब ये जो जितने भी पुरुष हैं उनमें से देखिएगा आगे कहता है मैरिड है, मैरिड है, और इसमें क्या है बेटा, नॉन मैरिड है। मैरिड बेटा, मैरिड और नॉन मैरिड का रेशियो कितना है, 5:7 है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं यदि शादीशुदा 5 है तो बेटा कितने की शादी नहीं हुई है, 7 की, तो दोनों को जोड़िए बेटा कितना होता है, 12 होता है। तो मेरे हिसाब से 12 व्यक्ति हैं बेटा, और सब मेरे यहाँ ऊपर कितना दिया है, 60। तो आप बताइए 12 बराबर 60, तो आप बताओ एक की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो अब मैं इसको अलग कर सकता हूं, जो 5 की संख्या कितनी होगी, एक का मान जब 5 है तो 5 की कितनी होगी बेटा, 25। अब हम ये कह सकते हैं 60 जो व्यक्ति थे उनमें से 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो शादीशुदा है, और जब एक का मान 7 है, एक का मान 5 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 35। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 60 पुरुष है उनमें से शादी कितने की नहीं हुई है, 35 की नहीं हुई है। अब इसी प्रकार से महिला की तरफ चलेंगे बेटा, तो देखिए यहां भी कौन है बेटा, मैरिड है और नॉन मैरिड है बेटा।
मैरिड कितने हैं और नॉन मैरिड बेटा, इनका रेशियो दे रखा है, मैरिड का दोनों का रेशियो दिया है बेटा 2:3। तो मैं आपसे कहूं दोनों को जोड़े तो कितने का आएगा 5 के, और सवाल में कितने के दे रखा है बेटा 40 के। तो आप बताइए तो एक का मान कितना आएगा इसके हिसाब से 8 आएगा। तो हम कह सकते हैं, अब देखिए 8 दूनी कितना होता है 16 और 8 तिया 24। तो अब बताइएगा यदि टोटल इस सवाल के हिसाब से मेरे अनुसार माना गई वैल्यू के अनुसार से 60 में से 40 में से 16 महिला ऐसी हैं जो शादीशुदा हैं और 40 में से 24 महिला ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। मगर हमसे पूछा क्या गया बेटा विवाहित मैरिड का, मैरिड पॉपुलेशन पूछी है बेटा। तो आप एक बात बताइए, मैंने माना था 100, तो 100 के हिसाब से करेंगे बेटा, परसेंटेज में वैल्यू डिपेंड नहीं करती, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 25 आदमी की शादी हुई है और 16 महिलाओं की शादी हुई है। तो अब मैं कह सकता हूं कि 25 पुरुष है और 16 महिला हैं। तो बेटा ये किस में से है, टोटल पॉपुलेशन मेरे हिसाब से कितनी थी 100, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करेंगे 100 से। तो ऊपर कितना आएगा बेटा 41 और नीचे आएगा 100, तो 100 से कट जाएगा तो टोटल कितना परसेंट आ जाएगा 41, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है बेटा, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, इन एन एग्जाम इट्स इज रिक्वायर्ड टू गेट ए मिनिमम मार्क्स ऑफ 340 मार्क्स इन एग्रीगेट टू पास बेटा। ए स्टूडेंट गेट्स 244 बेटा मार्क्स एंड देखिए डिक्लेयर फेल्ड बाय 12% बेटा टोटल मार्क्स का। तो आपसे कहता है टोटल मैक्सिमम नंबर कितने हैं बेटा, आपसे ये पूछा गया है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करने थे। एक छात्र के 244 अंक प्राप्त हुए और वह टोटल मार्क्स का कितने परसेंट से फेल हो गया, 12% से फेल हो गया। तो कहता है एक छात्र को अधिकतम अंक कितने प्राप्त हो सकते हैं, मैक्सिमम अंक कितने प्राप्त हो सकते हैं। तो मैक्सिमम अंक तो बेटा टोटल में से टोटल होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अंक तो वही होंगे बेटा जितने का पूर्णांक उतने में मिल जाए, टोटल मार्क्स मिल जाए। तो आपसे ही पूछा है टोटल अंक कितने होंगे। तो आप एक बात बताइए, कोई ना कोई एग्जाम का क्या होता है बेटा टोटल नंबर्स होते हैं। तो हमने मान लिया टोटल नंबर्स कितने हैं 100। तो 100 का मतलब ये होता है कि जितने भी अंक थे वो 100% थे। अब 100 में से परसेंट में से यदि वो 340 अंक प्राप्त कर ले तो पूरा पास हो जाएगा। सॉरी, अब देखिएगा आगे कहता है लेकिन उसको कितने प्राप्त हुए 244 और कितने अंकों से फेल हो गया बेटा 12% टोटल का। इसका मतलब 12% से फेल हो गया, इसके पास 12% अंक और होते तो पास हो जाता। तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। अब इस वैल्यू को हम इधर लाएंगे तो कितना आएगा 96, और 96% किसके बराबर होगा 12% के। अब यदि हम इसे 12 से भाग करें तो 8% आएगा, और ये 8% किसकी वैल्यू के बराबर 1 का। तो हम कह सकते हैं 1% का मान 8 है। तो बेटा हमने टोटल मार्क्स कितने माने 100। तो बेटा इधर भी हम 100 बनाएंगे तो इधर भी 2 जीरो से लग जाएंगे बेटा। तो आप कह सकते हैं कि टोटल मार्क्स कितने होंगे 800, और यही आपसे पूछा गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब वो कहता है, देखिएगा, द एक्सपेंसिव ऑफ द फैमिली ऑन व्हीट वेजिटेबल और ऑयल रेशियो कितना दे रखा है 12:8:5। द प्राइस ऑफ इंक्रीज 50%, 20% और 40%। तो आपसे पूछा है टोटल एक्सपेंसिव ऑफ द फैमिली टाइम्स इंक्रीज बाय बेटा। एक परिवार गेहूं, सब्जी और तेल पर खर्च करता है 12:8:5 के अनुपात में खर्च करता है। अब वो कहता है यदि 50%, 25% और 40% बेटा खर्च देखिए वृद्धि हो जाए, इनके मूल्य में वृद्धि हो जाए तो परिवार के खर्च में कितने % की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछा गया है। तो आप एक बात बताइए, पहले कितना था बेटा 12, 8 और बेटा यह है 5। इस रेशियो में खर्च होता था बेटा 12, 8 और 5, मगर इसकी कीमत कितनी बढ़ी है 50%। तो मैं कह सकता हूं 50% का मतलब जानते हैं 50 किसका बढ़ा 12 का, और 50 का मतलब होता है आधा बढ़ गया। तो 12 का 50% कितना होता है 6। तो यदि 12 में 6 कीमत बढ़ी है
तो इसका मतलब इस प्रेजेंट टाइम में कीमत कितनी होगी 18। और इसी प्रकार से इसकी भी कीमत बढ़ी है बेटा 25%। तो 25% किसका 8 का, और 25% 8 का कितना होता है 2, तो 2 बढ़ गया तो हम कह सकते हैं कितना हो गया बेटा 10। तो जो कीमत पहले 8 थी तो 10 हो गई है। और इसी प्रकार से इसका कितना बढ़ा है 40%। तो आप जानते हैं 5 का 40% कितना होता है 2। अब एक बात बताओ, 5 में 2 बढ़ गया तो कितना हो गया 7। तो आप कह सकते हैं जो पहला खर्चा होता था 8, 12, 8 और 5 के हिसाब से, तो टोटल कितना होगा 25। इसका मतलब पूरे परिवार का खर्चा 25 होता था पहले, और आज वही खर्चा पूरे परिवार का कितना होने लगा 35 का, क्योंकि अब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35। तो आप बताइए जो खर्च पहले 35 होता था आज 25 होता था आज 35 होने लगा, तो कितना बढ़ा 10। और किससे बढ़ा बेटा पिछली वाली कीमत से, क्योंकि बढ़ा तो इससे ही है 25 से 10 बढ़ा है तभी तो 35 हुआ है। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 की करते हैं, तो आप बताइए कितनी बार जाएगा 4 बार। तो हम कह सकते हैं कि परिवार का जो खर्च है पहले खर्च से कितने परसेंट बढ़ गया 40%, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पंचायत का चुनाव है, 3 मेंबर्स इन ए पंचायत इलेक्शन, 3 कैंडिडेट आर देयर इन। अब देखिए द लूजिंग कैंडिडेट गोट आर द इक्वल नंबर्स ऑफ द वोट, द विनिंग कैंडिडेट गोट मैनी वोट्स एज रेस्ट ऑफ 2 कैंडिडेट इफ द टोटल वोट्स पोल्ड आर कितने हैं 15 बेटा 1500 बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ द वोट्स द मिनिमम, देखिए विनिंग फाइंड द टोटल वोट्स विनिंग कैंडिडेट गोट द एज्यूम द टोटल वैलिड वोट बेटा। वो कहता है पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, देखिएगा मैदान में बेटा 3 प्रत्याशी थे, हारे उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिले। तो जीतता तो बेटा एक ही व्यक्ति है, हारते बेटा कई सारे हो सकते हैं, जितने खड़े उनमें से जीतेगा एक ही। वो कहता है अब जीतने वाले उम्मीदवार को उतने ही मत मिले, बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर जितने मिले हो बेटा। यदि डाले गए कुल मत कितने हो बेटा 1500 थे, तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को मिलने वाले मतों की संख्या ज्ञात करिए। तो सवाल अच्छा है, तो आप बताइए कितने कैंडिडेट में हो रहा था चुनाव 3 कैंडिडेट में। तो मान लीजिए ये जीता है, फर्स्ट वाला जीता है। अब आगे कहता है तो हारने वाले 2 कैंडिडेट हो गए बेटा। अब वो कहता है कि दोनों कैंडिडेट को बराबर मत मिले, तो मैंने माना इसे भी 1 मत मिला तो इसे भी 1 मिला होगा। और लेकिन जो विनिंग कैंडिडेट है वो उतने वोट प्राप्त करता है जो दोनों हारने वाले के बराबर बेटा। तो दोनों हारने वालों को मिले थे बेटा, दोनों हारने वालों को कितना मिला, इसे भी 1 और इसे भी 1, तो इसे कितना मिला होगा 2। तो मैं कह सकता हूं कि जो वोट जो है टोटल है 2 1 1 है। तो आप बताइएगा आगे कहा यदि डाले गए वोट कितने हैं बेटा 1500, मेरे हिसाब से कितने हैं 2 1 और 1 कितना होता है 4, तो 4 के बराबर कितना रख सकता हूं मैं 1500 के बराबर। अब बताइए पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा है विजयी उम्मीदवार को कितने मिले, तो विजयी उम्मीदवार के वोट कितने थे बेटा जब जीता है 2। तो यदि मैं 2 की वैल्यू निकालूं तो आप कहेंगे इसका भी आधा हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था और यही इसका आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा बेटा। छोटा सा सवाल है, बस पढ़ने का सवाल है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70% ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर गर्ल्स एंड 70 ऑफ द गर्ल्स हैव चूजन सॉकर as they are the favorite sports. If the 90 girls have the chosen soccer as they are the favorite sports, what is the total numbers of the student in the class? कहता है एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों को सोकर को अपना पसंदीदा खेल के रूप में चुना है। यदि 98 लड़कियों ने सोकर को अपना पसंदीदा खेल के रूप में चुना तो कक्षाओं में देखिए कक्षा में टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी है। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा आप कर सकते हैं बेटा। तो देखिए पहले हम माने टोटल स्टूडेंट कितने थे 100 थे। अब 100 में से लड़कियां कितनी है बेटा 70% तो गर्ल्स हैं। अब गर्ल्स हैं बेटा तो 70% गर्ल्स हैं, तो कितनी गर्ल्स होंगी बेटा यहां पर बेटा 100 का 70 कितना होगा बेटा 70 ही होगा। अब उनमें से 70% ने सोकर को चुना बेटा, तो 70% सोकर को चुना, तो मैं कह सकता हूं कि 70 का 70% कितना होता है 49। तो मेरे हिसाब से चुनने वाली लड़कियां बेटा सोकर को कितनी है 49, क्योंकि मैंने 100 माना है।
अब सवाल में कितनी है बेटा 98 बेटा, तो 98 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो अब एक 1 की वैल्यू 2 है, तो टोटल मैंने स्टूडेंट कितने माने थे 100 माने थे, तो आप कह सकते हैं 100 की वैल्यू कितनी होगी 200 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। आगे कहता है देखिए, ए मैन स्टार्टेड ऑफ द बिजनेस विद ए सर्टेन कैपिटल अमाउंट बेटा। इन द फर्स्ट ईयर ही इज अर्न a 60% profit and the donate 50% of the total capital। देखिएगा इनिशियल अमाउंट और प्रॉफिट बेटा। ही फॉलो द सेम प्रोसीजर विद द रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर द सेकंड एंड द थर्ड ईयर्स इफ एट द एंड ऑफ द 3 years ही इज द लेफ्ट कितना 15,360। व्हाट इज द इनिशियल अमाउंट विद विच द मैन स्टार्टेड हिज बिजनेस बेटा। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय को शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी मूलधन प्लस लाभ का 50% उसने दान कर दिया। और देखिए उन्होंने दूसरे और तीसरे वर्ष में शेष पूंजी के साथ यही प्रक्रिया अपनाई। यदि वर्ष के अंत में बेटा तीसरे वर्ष के अंत में उसके पास 15,360 बचते हैं, तो आरंभिक राशि क्या थी जिसने आदमी ने अपने व्यवसाय शुरू किया था। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। देखिएगा थ्योरी से लंबी है तो इसको मत डरना कि बहुत भारी होगा। चलिएगा देखिए, कोई ना कोई तो पहले उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम मान सकते हैं। देखिएगा जीरो वाली वैल्यू स्मारो मानी जाती है, जो गुणा भाग थोड़ी सी आसान लगे बेटा। तो मैं कह सकता हूं, देखिएगा उसकी टोटल इनकम कितनी थी 1000 मान लीजिएगा। तो उसने मान लो बिजनेस जो स्टार्ट करा वो कितने हजार के साथ स्टार्ट किया 1000 के साथ। अब वर्ष के अंत में 60% लाभ हुआ, तो मैंने कहा इस पे 60% उसे क्या होता है लाभ होता है। तो अब एक बात हो, 60% लाभ कितना होगा 1000 का 600 तो लाभ हो गया, और प्लस उसने कहा मूलधन प्लस लाभ। तो आप बताइए मूलधन कितना होता है उसका 1000। तो मैं कह सकता हूं कि उस समय उसके पास धन कितना था 1000 और 600 कितना हो गया 1600। अब 1600 को वो 50% दान कर देता है, तो इसका 50% दान करता है तो बेटा 50% का मतलब आधा कर देता है। तो आधा करेगा बेटा 1600 का आधा करेगा, तो उसके पास अब कितना बचता है 1600 का आधा करेगा तो कितना बचेगा 800। तो इसका मतलब अगले साल उसके पास कितना पैसा रहता है 800 रुपए, और वही एक साल के बाद फिर उसे कितने % का लाभ होगा कितना होगा 60% का। तो इसका 60% कितना होता है 480 होता है, प्लस मूलधन कितना था 800 था। तो यदि मैं इसको जोड़ता हूं बेटा तो यहां कितना आएगा 1280 आ जाएगा। अब तुम जानते हो जो भी टोटल मूलधन है उसका 50% वो फिर दान कर देता है, और 50% का मतलब आधा, तो फिर उसके पास कितना रह जाता है आधा का मतलब होता है 640। फिर बेटा अगले साल के लिए फिर बिजनेस पे पैसे लगाता है बेटा, और मगर उसको ये कहना चाहता है कि फिर 60% का लाभ होगा। 60% का लाभ होगा, तो 60% का लाभ इस पे कितना होगा देखिए 6 चूक 24 और 6 36 और 36 बेटा 2 38 होगा। तो ये तो उसका लाभ हो गया, प्लस मूलधन कितना है बेटा 640। तो मैं कह सकता हूं फिर इसका कितना देखिए टोटल जोड़ेंगे 4 12 और यहां, तो मैं कह सकता हूं इस समय उसके पास मूलधन कितना है, मतलब इसका भी वो 50% क्या कर देता है दान कर देता है। तो बेटा 1024 का दान कितना रह जाएगा उसके पास अब बाकी, क्योंकि दान करने के बाद कितना रह जाएगा 5 1 2। तो मैं कह सकता हूं तीसरे वर्ष के अंत में उसके पास कितने बचे, क्योंकि पहले साल का दूसरे साल का तीसरे साल का अंत में उसके पास कितने बचे 512, क्योंकि मैंने कितने माने थे 1000, तो 1000 के हिसाब से कितने बचे 512। मगर सवाल में कितने बचते हैं तीसरे वर्ष के अंत में कितने बचते हैं 15,360। तो बताइए 512 बराबर कितने के 15,360। अब यदि मैं ऐसा काटूं तो डिवाइड करूंगा तो पक्का कितनी बार जाएगा 3 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 30 आ जाएगी। जब एक की वैल्यू जब 30 आई है तो मेरे द्वारा मानी हुई राशि कितनी थी 1000। तो 1000 की वैल्यू जब निकालूंगा तो 1000 से गुणा इधर करूंगा तो इधर भी कितनी हो जाएगी 30,000 हो जाएगी।
और यही आपसे पूछा गया था बेटा, आपसे यही पूछा गया था टोटल उसने जब व्यवसाय चालू किया था तो कितने पैसे थे, और यही इसका आंसर है। आप देखिए सवाल की भाषा को पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए एक जो रेक्टेंगल है उसकी साइड देखिए लेंथ को कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया जाता है, 40% इंक्रीज कर दिया जाता है। तो वो कहता है उसकी जो बेटा, अब आगे कहता है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10, देखिए 40%, व्हाट शुड बी द परसेंटेज डिक्रीज इज द ब्रेथ मेंटेन द सेम एरिया। इसका मतलब चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए ताकि एरिया सेम रहे। तो आप बताइएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। लेंथ कितनी बढ़ाई, 40% बेटा। तो आप बताओ 40% का मतलब क्या होता है बेटा, 2/5। तो मैं कह सकता हूं पहले लेंथ 5 थी तो बढ़कर कितनी होगी 7। तो अब भैया ब्रेथ को भी कम करना चाहता है, तो अब ब्रेथ हमें बताई नहीं, तो हमने मान लिया x थी और x से कितनी हो जाएगी बेटा भाई। अब तुम जानते हो इनका मल्टीपल ही एरिया होता है, तो यहां कितना आएगा 5x और यहां कितना हो जाएगा बेटा 7/। तो आप बताओ x अपॉन बाई का रेशियो कितना होगा 7/5। तो मैं कह सकता हूं यदि x पहले 7 था तो y की वैल्यू कितनी होगी 5। तो आप बताइए ब्रेथ कितनी थी 7 थी और 7 से कितनी हो जाती 5, तो कितनी घटी बेटा 2, और 2 घटी है किससे 7 से, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे हम 100 से। तो आप जानते हैं 200/7, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2 बार पूरा जाएगा, अब बचा कितना बेटा 60, कितनी बार जाएगा 8 और 0.6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि उसका बेटा चौड़ाई को कितना परसेंट कम किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, सबसे अच्छा सवाल है बेटा ये। द सम ऑफ द टू नंबर्स 205 इफ वन नंबर इज इंक्रीज कितने परसेंट 5%, और देखिए अदर्स नंबर इंक्रीज बेटा 10%। तो आपसे पूछता है नंबर आर इक्वल टू ईच अदर, तो इसका मतलब इन दोनों को बढ़ाने के बाद दोनों नंबर आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। तो फाइंड द स्मॉलर नंबर ऑफ टू नंबर्स बेटा, दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है बेटा। वो कहता है दो संख्या का योग कितना है 205 है, उनमें से एक संख्या को 5% क्या कर दिया जाए कम कर दिया जाए। बेटा ये क्या करा था रिड्यूस किया था, 5% कम कर दिया जाए, और दूसरे को कितना बढ़ा दिया जाए बेटा 10% बढ़ा दिया जाए। तो आपसे कहता है दोनों परिणाम बराबर हो जाते हैं, तो दोनों प्रारंभिक संख्या में से कौन सी छोटी संख्या है बेटा। बड़ा अच्छा सवाल है। तो मैंने आपसे कहा कि दोनों संख्याओं का योग कितना है बेटा 205 है, 205 है बेटा। अब उनमें से कहता है तो हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, तो हम संख्या मान सकते हैं। मान लो सपोज कितनी है, पहला नंबर 100x और दूसरा नंबर कितना है 100y। अब उसमें से कहता है उसमें से एक संख्या पहली संख्या को कितना परसेंट कम कर दें 5%, लेकिन दूसरी संख्या को कितना बढ़ा दें बेटा 10% बढ़ा दें। तो एक बढ़ाओ 10% ये बढ़ेगी और ये घटेगी, तो ये कितनी रह जाएगी 95x, और ये कितनी हो जाएगी 110। और ऐसा करने से दोनों बराबर हो जाते हैं। उसने साफ साफ कहा ऐसा करने से बराबर हो जाते हैं। यदि मैं इन्हें रेशियो बनाऊं तो यहां कितना हो जाएगा 19, और यहां कितना हो जाएगा बेटा आपका 20। देखिए जब 5 से काटेंगे तो 22 बेटा। तो x अपॉन बाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 22/19। तो मैं कह सकता हूं देखिए रेशियो तो बेटा 100 से 100 कट जाएगा, x और y ही रेशियो होगा, तो x की अपॉन बाई का रेशियो क्या होगा 22/19, और दोनों का सम कितना होना चाहिए बेटा 205। तो ये आपसे कहें कि कितना है बेटा 22 और प्लस 19, तो दोनों को जोड़िए बेटा कितना आएगा 41, और जब 41 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, और जब 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी बेटा 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो आपसे पूछा गया है तो दोनों नंबर्स में छोटा कौन सा है, तो 1 = 5, तो ये कितना हो जाएगा 110, और ये कितना होगा 95, क्योंकि दोनों को जोड़ते हैं तो बेटा 205 होता है, और छोटी संख्या क्या होगी बेटा 95, और यही इसका आंसर हो जाएगा 95 बेटा। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो कहता है देखिएगा मोहन जो है आउट ऑफ दिस, देखिएगा आउट ऑफ दिस टोटल मंथली सैलरी मोहन
स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट एंड 50% देखिएगा रेस्ट हिज टोटल हाउस होल्ड बेटा एक्सपेंडिचर। इफ द सेविंग कितनी है बेटा 10,600 देन हिज द टोटल मंथली सैलरी इज बेटा। मोहन अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर खर्च कर देता है और शेष वेतन का बेटा 50% अपने घरेलू खर्च पर खर्च कर देता है और उसके पास कितने बच जाते हैं 10,600 रुपए बच जाते हैं। तो उसकी मासिक आय कितनी है बेटा। तो देखिएगा मोहन की कोई ना कोई तो सैलरी होगी, तो हमने माना कितनी थी 100 थी। 100 में से उसने 20% किस पर खर्च कर दिया बेटा, खर्च कर दिया किराए पर, तो बचा कितना 80। अब उसने कहा 50% खर्च करा, कितने परसेंट बेटा 50% जो खर्च करा है घरेलू खर्च पर, क्योंकि शेष वेतन का 50% घरेलू खर्च पर करता है, तो ये भी खर्च कर दिया। तो बचा कितना बेटा 40, क्योंकि 80 का 50% कितना होता है 40 बचा। अब मेरे हिसाब से 40 है और सवाल में कितना दे रखा है 10,600, तो 0 से मैं इस 0 को काट सकता हूं। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार, और फिर देखिएगा फिर किससे बार बेटा फिर 6 बार जाएगा और फिर 5 बार। तो मैं कह सकता हूं 1 की वैल्यू कितनी आई है 265 बेटा। आपने टोटल इनकम कितनी मानी है 100, तो अब यदि मैं 100 की वैल्यू यहां से निकालूं बेटा तो कितना आएगा 26,500 बेटा, और यही आपसे पूछा गया है 26,500, और यही इसका डी आंसर हो जाएगा बेटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। द इनकम ऑफ द रमन is 45,000, he saved 12.5% of his income. If the income increased by 18%, then if the expenditure increased by 20%, then his saving will be बेटा। एक रमन है बेटा, रमन की 45,000 रुपए आय है, उसका अपनी आय का 12.5% वो क्या करता है बचत करता है। यदि उसकी आय 18% बढ़ जाती है तो खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अब एक बात बताओ बेटा, जो भी आय थी हमें नहीं पता कुछ भी थी, चलो लिख लेते हैं। तो आय कितनी है 45,000 थी बेटा। अब वो कहता है अपनी आय का, तो देखिएगा खर्च कितना करता है, सॉरी बचत बेटा, आय का 12.5% क्या करता है सेविंग करता है, बचत करता है बेटा। और किसका आय का, तो यदि आप जानते हैं देखिए 12.5 का रेशियो कितना होता है 1/8 होता है। तो मैं कह सकता हूं यदि उसकी आय कितनी हो 8 हो तो उसकी बचत कितनी होगी 1, तो खर्च कितना होगा 7। तो मैं इसको रेशियो में बना सकता हूं, आय कितनी है बेटा 8 है तो खर्च कितना है 7 है, तो बचत कितनी है 1 है। अब देखिएगा रेशियो बनाने का फायदा ये है क्योंकि थोड़ी गुणा भाग आसान हो जाती है। यदि एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूं 800 लिख लूं, अब इसे 700 लिख लूं, तो यहां 100 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो अब भी सेम ही है। आगे कहता है यदि उसकी आय कितनी बढ़ जाए 18% बढ़ जाए, तो देखिए 18% उसकी आय बढ़ेगी। तो अब बताइए 800 का 18% कितना होता है 144। इसका मतलब 144 रुपए बढ़ी है, और खर्च कितना 20% बढ़ जाए, तो 20% किसका 700 का बेटा, तो कितना आएगा 140। तो आपसे फिर वही बात कही जाए, यदि इनकम बढ़ी उसकी 144 और लेकिन उसका खर्च बढ़ा 140, तो दोनों के अंतर ही तो बेटा सेविंग का अंतर होगा यहाँ पर। तो सेविंग कितनी आएगी बेटा 140, 44 में से 140 तो खर्च हो गए, तो बचत कितनी बढ़ गई 4। अब आपसे यही तो पूछा है कि उसकी बचत में क्या हुआ बेटा, वृद्धि हुई कमी हुई, कितने रुपए की हुई। अब मैं आपसे कहूं 4 की वैल्यू निकालनी है, तो आप बताइए 800 की वैल्यू कितने के बराबर थी, टोटल इनकम कितनी थी 45,000। तो 800 के बराबर रख सकता हूं कि बेटा 800 बराबर कितने के बेटा 45,000 के। अब देखिए कितना आसान लगेगा सवाल, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, तो अब बताइए 8 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 450। मगर आपसे बेटा पूछ ही गया है बेटा बचत, तो बचत कितनी बढ़ी है बेटा 4। तो यदि 4 की वैल्यू निकालूं तो बस इसे आधे तो करना पड़ेगा, तो यहां 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225। इसका मतलब जो मेरी बचत 4 बढ़ी है और उसका रियल मान कितने रुपए में बढ़ा है 225 में बढ़ा है, और यही आपसे पूछा गया था। तो आप इसमें कह सकते हैं जो उसकी बचत है वो 225 रुपए बढ़ जाती है पहली बचत से। तो कर आप कैसे भी सकते हैं, मगर आपका सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही।